नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले आप केवीएस पर्यावरण की क्लास करेंगे। पर्यावरण के हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे और वो सारे प्रश्न हम करने वाले हैं जो सिलेक्शन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके चयन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एवीएस में हमने देखा जो आपके ज़्यादातर जीके पूछे जाता है, जीएस पूछा जाता है, साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। चाहे हम आपके मिसाइलों की बात करें, चाहे साइंस के नेम की बात करें, चाहे स्पोर्ट की बात करें, वो सारे प्रश्न करेंगे जो चयन परीक्षा में पूछे जाने वाले। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है कि कीट का शरीर जो है विभाजित होता है। जो कीट का शरीर सभी किससे विभाजित होता है? सिर, वक्ष, पेट से होता है, सिर, गर्दन, पेट से होता है, सिर और वक्ष से होता है, या आपके सिर और पेट से होता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए। तो कीट का शरीर जो है विभाजित होता है, किन किन से विभाजित होता है तो आप सभी लोग जानते हैं किससे होगा। देखिए, जब भी कीट के विभाजित की बात करते हैं तो सिर, वक्ष और पेट से होता है, ठीक है। नेक नहीं होता, इसमें गर्दन की अगर बात करें तो गर्दन नहीं होता है। तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है? अगर कीट के विभाजन का बात करता है तो सिर याद रखिएगा, वक्ष याद रखिएगा और पेट। इन 3 डायरेक्शन को आप सभी लोगों को याद रखना और समझना, ठीक है। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। प्रश्न दिया गया कि मरकरी प्रदूषित जल में रहने वाली मछली खाने से कौन सा रोग होता है? सभी लोग बताइएगा। मरकरी प्रदूषित जल में रहने वाली मछली खाने से कौन सा रोग होता है? ब्राइट रोग होता है, मिनी माता होता है, या हसी मातो होता है, या फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑस्टियोक्लोरोसिस की बात करें, कौन सा सही होगा? मरकरी प्रदूषित जल में रहने वाली मछली खाने से कौन सा रोग होता है? सभी बताइएगा। देखिए, दूषित जल में रहने वाली मछली खाने से कई तरह के रोग होते हैं। जैसे पहला तो होता है पारा, लेकिन यही तो कह रहा, मरकरी जो पारा से प्रदूषित जल हो, अगर वो मछली खा लेती है तो फिर मछलियों में कौन सा रोग होता है? तो वह आपका कौन सा रोग होता है, वही यहाँ पे पूछे जा रहा है। तो मछलियों में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मिनी माता रोग हो जाता है, और भी कई सारी मछलियों के रोग होते हैं। मछलियों में एक जूड़े जोनेटिक रोग मुख्य होता है, इनमें माना जाता है, जिसमें जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है। और माइकोबैक्टीरिया हो गया, एरिस्पेलोथ्रिक्स की बात करेंगे, कैम्पिलोबैक्टर की बात करेंगे, एरोमोनस की बात करेंगे, आपके एडवर्सिएला की बात करेंगे, या सल्मोनेला की बात करते हैं। ये सारे रोग होते हैं। तो मिनी माता इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या आ गया कि कौन सा तत्व जो है विश्व की वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? क्या वह कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर बम? ठीक है, 4 बेहतरीन ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए जाएं। सभी को कमेंट करना, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो कौन सा तत्व है जो विश्व की वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? देखिए, वाणिज्यिक ऊर्जा खपत के स्रोत की अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी लोग जानते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा खपत में सबसे बड़ा जो स्रोत माना जाता है वह किसका माना जाता है? सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम की बात करेंगे, यानी तेल जो ऑयल होता है, सबसे बड़ा स्रोत होता है। अगर मान लीजिए आपके ऑप्शंस में पेट्रोलियम ऑयल ऑप्शन ना दिया हो तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन करना है? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम ऑयल में फर्स्ट ऑप्शन करना है, दूसरे में आपको फिर कोयला करना है। क्योंकि कोयला का उत्पादन धीरे धीरे अब क्या है, खनिज कम होता जा रहा है, इसलिए हम आपके क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा की तरफ चल रहे हैं, सौर ऊर्जा की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तत्व जो विश्व की वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, उसमें आपकी कौन सी आ जाती है? ऑयल। ध्यान रखिएगा, तेल। अगर पेट्रोलियम दिया रहे, ठीक है, डीजल दिया रहे, तो इनको हम पहले ऑप्शन में करना है, ठीक है। कोयला आता है सेकंड नंबर में। तो दोनों ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और प्राकृतिक गैस तो आपका वाणिज्यिक ऊर्जा खपत में सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पे नहीं आएगा, और ना ही आपका नाभिकीय या न्यूक्लियर आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और इसी टॉपिक से फिर से हम जो आपकी प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपकी क्लासेज करने वाले हैं, इन्हीं से रिलेटेड हम करने वाले हैं, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, प्राइमरी के शिक्षक बनेंगे, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएंगे जब बच्चों को, तो उस कक्षा में आपको क्या करना है? क्या आप केवल उदाहरण देंगे?
केवल गैर उदाहरण देंगे या उदाहरण गैर उदाहरण दोनों देंगे। तो मैंने क्या बताया पेडागोजी में, केवल अगर शब्द आता है तो हमें क्या करना है, केवल को भगा देना है। क्यों भगा देना है? क्योंकि ऑप्शन हमारा पॉजिटिव और सकारात्मक पूछा जा रहा है। तो केवल हमारा क्या डिनोट कर रहा है पेडागोजी में, यह डिनोट कर रहा है कि नेगेटिव है। तो जब हमारा प्रश्न पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऑप्शन हम चयन नहीं करेंगे। तो प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन भी दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि कोई उदाहरण गैर उदाहरण नहीं देना। तो ऐसा नहीं कि बिना उदाहरण आप देंगे नहीं, बिना उदाहरण दिए आप बच्चों को कैसे समझा पाएंगे? तो आपको यहाँ पे उदाहरण देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को कैसे उदाहरण देंगे, यानी आप जो है बच्चों को कैसे उदाहरण देंगे? आप उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देंगे। यानी पहले आप तरीके से बनाएंगे कि आपके पास मान लीजिए 2 टॉफ़ी है, ठीक है, और आपके मम्मी जी ने, आपके पिताजी ने, आपके पापा जी ने 3 टॉफ़ियाँ और दे दी। अब बताइए आपके पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ हुई? तो आप बच्चे अगर कुछ बोलते हैं 4, 5, अगर 5 बोलते हैं तो सही है, अगर 4 या 6 कुछ और बोल रहे हैं तो फिर आपको क्या कैसे तरीका बताना, फिर उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण मान लीजिए आपके पास एक पेन का उदाहरण दे दीजिए। एक पेन है और एक पेन हमने और दे दिया, तो आपके पास कितनी पेन होगी? तो बच्चे बोलेंगे 2। फिर आपको बताना उसी प्रकार से ये बताना है कि आपके पास जगह 2 टॉफ़ियाँ, 3 टॉफ़ियाँ और कोई दे देता तो आपके पास टोटल 5 टॉफ़ियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देकर हमें समझाना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं। तो दोनों प्रकार से आप सभी को समझाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आपके विचार में निम्न में से जो है किसका वनों पर जलवायु परिवर्तन का सबसे कम प्रभाव पड़ता है? सबसे कम प्रभाव, देखिए अक्सर जब जलवायु परिवर्तन होता है तो कई सारे मौसमी परिवर्तन होता है। कृषि के लिए बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है जलवायु परिवर्तन। लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे कम प्रभाव किस पर पड़ता है? वन आधारित रोजगार हानि की बात करूँगा, लकड़ी की आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा में परिवर्तन की बात करूँगा, या जैव विविधता के नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ, या ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपके परिवर्तित वन उत्पादकता की मैं बात करता हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं, आप सभी को नमस्कार करते हैं कि जब भी आप जानते हैं वनों पे जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ता है, तो सभी लोग जानते हैं लकड़ी की आपूर्ति गुणवत्ता मात्रा में परिवर्तन होगा, जैव विविधता में नुकसान भी होता है जलवायु परिवर्तन से, और परिवर्तित वन उत्पादकता भी आती है। लेकिन वन आधारित रोजगार की हानि ये कहीं ना कहीं बहुत कम आएगा, क्योंकि वन आधारित रोजगार की हानि जो होगी वह सबसे कम प्रभाव पड़ेगी जलवायु परिवर्तन में। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का बिंदु स्रोत है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, प्रदूषण का बिंदु स्रोत पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का बिंदु स्रोत है? क्या वह आपका नगर औद्योगिक निर्वहन पाइप हो जाता है? क्या वह आपका कृषि अपवाय हो जाता है? या आपके शहरी सड़कें जो हो जाती हैं? या आपका लॉन हो जाता है? क्या हो जाएगा सही? चारों बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शनों में केवल एक ही ऑप्शन को चयन करना है। देखिए प्रदूषण का बिंदु स्रोत एक ऐसा स्रोत होता है जिसे आसानी से पहचाना जाता है। बिंदु मतलब यही होता है, डिनोट कर देना। मान लीजिए कारखाने से निकलने वाला जैसे धुआं हो गया, इसको डिनोट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट होता है, प्लांट से निकलने वाला जो पानी होता है, ये सारे प्रदूषण के बिंदु स्रोत होते हैं। मतलब ये कहाँ से निकलते हैं? नगर और औद्योगिक निर्वहन पाइप। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रदूषण बिंदु के स्रोत में। तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक प्रदूषकों के बीच कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया होने पर वातावरण में उत्पन्न होने वाले प्रदूषक क्या कहलाते हैं? क्या वह आपके द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, क्या आपके प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, या आपके तृतीयक प्रदूषक कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं सभी लोग कि प्राथमिक प्रदूषकों के बीच रासायनिक प्रक्रिया होने वाले वातावरण में उत्पन्न होने वाले प्रदूषक कहलाते हैं। एक चीज़ हमें क्या ध्यान देना है? हमें ध्यान ये देना है कि जब वातावरण में रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषक होते हैं, तो इसके पहले यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया? द्वितीयक पूछा जा रहा है। कुछ रासायनिक प्रक्रिया होने वातावरण में द्वितीयक दिया गया, प्राथमिक दिया, तृतीयक, तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। जब तीनों ऑप्शन दिए गए तो तीनों को हमें जानना जरूरी कि भैया प्राथमिक कौन है, द्वितीयक कौन है, तृतीयक कौन है। हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे?
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारा जो प्राथमिक प्रदूषक, मान लीजिए हम प्राथमिक प्रदूषक को कैसे जानेंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या होने चाहिए। तो प्राथमिक प्रदूषक जैसे कि वाहन से निकलने वाला धुआं हो गया, इसको हम क्या मानेंगे, प्राथमिक प्रदूषक की कैटेगरी पर रखेंगे। प्राथमिक प्रदूषकों और वायुमंडल में मौजूद जो अन्य घटक के बीच प्रक्रिया परिणाम स्वरूप बनते हैं, तो प्राथमिक प्रदूषक हमने कैसे पहचानना कि वाहनों से निकलने वाला धुआं वो हमारा प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं द्वितीयक प्रदूषक की तरफ। तो द्वितीयक प्रदूषक हम कैसे जानेंगे, पहचानेंगे। तो द्वितीयक प्रदूषक जो होता है वह रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में। तो यही तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक प्रदूषकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होने पर वातावरण में उत्पन्न होने वाले प्रदूषक क्या कहलाते हैं। मतलब अगर आपके प्रश्न में रासायनिक प्रतिक्रिया का जिक्र किया गया है तो रासायनिक प्रतिक्रिया का जिक्र किया गया तो द्वितीयक में आ जाएगा। अगर आपके प्रश्न में वाहनों से निकलने वाले धुआं से संबंधित कोई जिक्र कर रहा है तो फिर वह प्राथमिक में आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, आई होप। चलिए आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कुछ बूंदों से किसी पदार्थ के रंग का नीला काला होना उस पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। वसा, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या मिनरल सॉल्ट हो गया। सभी लोग पहचानिएगा, सभी लोग को सही सटीक जवाब दीजिएगा। आयोडीन की कुछ बूंदों से किसी पदार्थ के रंग का नीला काला होना उस पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। अब ये नीला काला जो शब्द दे दिया गया है ना, ये थोड़ा सा साइंस लेवल की ओर ले जाता है, क्योंकि आयोडीन के साथ उस पदार्थ में उसको मंड बोला जाता है। मंड को हम क्या बोलते हैं, सभी लोग बताइएगा, मंड को हम क्या बोलते हैं। सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक। देखिए, जब आयोडीन युक्त स्टार्च युक्त पदार्थ संपर्क में आता है तो एक जटिल यौगिक बनता है जिसके परिणाम स्वरूप गहरा नीला और काला रंग दिखाई देता है। आयोडीन का परीक्षण हम कैसे करते हैं। आयोडीन का उपयोग स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए परीक्षण के रूप में किया जाता है। मतलब स्टार्च का पता लगाना है तब हम आयोडीन का कुछ बूंदों का प्रयोग करते हैं। स्टार्च की पहचान कैसे होती है, अगर हमें जानना हो कि स्टार्च को पहचानना है तो स्टार्च की पहचान हम कैसे कर पाएंगे। तो यह रंग परिवर्तन स्टार्च की उपस्थिति का संकेत देता है। अगर रंग परिवर्तन हुआ तो समझिए इसमें स्टार्च है। मतलब आप लोगों ने समझ रहा है अच्छे तरीके से, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के एक प्रकार होता है। अब हमें क्या बातें निकल के आ गई, स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार होता है। अब आपके ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट्स दिया गया है ना, तो सी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अच्छे तरीके से समझिए ताकि आने वाले एग्जाम में अव्वल सिलेक्शन हो पाए, अव्वल स्कोर कर पाएँ, बेहतर स्कोर परिणाम रिजल्ट ला पाएँ, ताकि आप सपना साकार पाएँ और अपने माता पिता का सपना साकार कर पाएँ, आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। ठीक है ना। तो टारगेट को अचीव करना है तो मेहनत जारी रखना है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दृश्य वर्णक रिडक्शन में कमी वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेने की सलाह दी जाती है। सभी लोग बताइए। दृश्य वर्णक रेडियोप्सिन में कमी वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेने की सलाह दी जाती है। क्या भाई मूली और आलू की बात करता हूँ, क्या आपके ऑप्शंस गाजर और पका पपीता हो जाएगा, अमरूद और पका केला हो जाएगा, या आपके एप्पल्स और ग्रेप्स अर्थात सेब और अंगूर हो जाएंगे। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए, आप सभी लोग शिक्षा बंधु कमेंट करके बताइएगा। दृश्य वर्णक रिडक्शन में कमी वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेने की सलाह दी जाती है। देखिए रिडक्शन क्या है, रिडक्शन से कमी होने वाले जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा क्या है, विटामिन सी होता है और आपके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। रिडक्सिन एक दवा है। रिडक्सिन यहाँ पे क्या होता है, एक दवा होती है जो शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए दी जाती है। अगर आपको शरीर में विटामिन की कमी है उसको लिए एक रिडक्सिन की दवा दी जाती है जो आपकी विटामिन की कमी को पूरा करती है। तो यहाँ पे में क्या है, दृश्य वर्णक अगर सभी लोग जानते हैं आँखों से संबंधित है, तो आप हमारे घरों में आमतौर पर देखते होंगे, कहते हैं ना अगर आँखों में कम दिखाई देता तो गाजर खाया करो। अक्सर पड़ोस में, दोस्तों में, रिलेशन में आपने सुना होगा ना,
कि आँखों में रोशनी में कमी हो तो गाजर खाया करो, जो पपीता पका पका होता है उसको थोड़ा बहुत सेवन किया करो, उसको रोशनी आएगी। रोशनी आएगी नहीं, उससे रोशनी नहीं आती, उससे जो रोशनी में हमारी जो विटामिन जो कमी होती है, जो तत्व कमी होती है, उन तत्वों को भरपूर करती है। फिर वो हमारा धीरे धीरे जो है हमें क्या है, वो जो रोग है वो आपका क्या है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है। वो रोग कभी किसी का ख़त्म नहीं होता, वो केवल दब जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, सबसे सामान्य संरक्षण विधि क्या होती है? अगर मान लीजिए आपके अंदर बुखार सर्दी जुकाम अगर ख़त्म होता, फिर क्यों उत्पन्न होते? ख़त्म कोई नहीं होता, ये आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो ये चीज़ें रिएक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी देती हैं आपके बॉडी के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे सामान्य संरक्षण विधि क्या होती? देखिए, अगर हम फ्रीजिंग करेंगे तो फ्रीजिंग अगर फ्रिज लाएंगे, आपके कॉस्टली भी ज़्यादा है, क्योंकि फ्रिज 10K से समथिंग, इससे कम तो फ्रिज नहीं आएगी। नॉर्मल तौर पे यहाँ पे 15,000 16,000 20,000 की फ्रिज आती है। तो फ्रीजिंग अगर कर रहे हैं तो फ्रीजिंग रखेंगे तो उससे आपका जो है टेम्परेचर हाई होगा उस रूम का, तो कॉस्टली हो जाती है। दूसरा था हीटिंग, अगर गर्म करना हो तो हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? आजकल गैस की आवश्यकता कर सकते हैं, ये लकड़ियों से भी की जा सकती है। फिर अगला है किण्वन कह रहा, तो किण्वन भी की प्रक्रिया भी हमें एक काफ़ी टिपिकल होती है। फिर का फ्रीज राइडिंग अगर करते हैं, तो इनमें से आप खुद सोचिए, आप एक नॉर्मल आप पढ़ नहीं रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको अगर बताया जाए कि सबसे सामान्य संरक्षण विधि बताइए, तो इनमें सबसे संरक्षण विधि होती है हीटिंग देना, ठीक है, गर्म करना, ये सबसे संरक्षण विधि मानी जाती। अगला प्रश्न देखिएगा, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन कैसा होता है? किस प्रकार से वसा के माध्यम से अगर भोजन को पकाया जा रहा हो तो कैसा भोजन का स्वाद होगा, कैसा भोजन होना चाहिए? वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन, क्या वह स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है, सुपाच्य हो जाता है, या अपाच्य हो जाएगा, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं होगा? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, सभी लोग जानते हैं कि वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन कैसा होता है। सभी लोग जानते हैं भाप से पकाया गया जो भोजन होता है, भाप में पका हुआ भोजन होता है। एक स्वस्थ खाना पकाने की विधि है जिसमें भोजन को उबलते पानी से निकलने वाली भाप से पकाया जाता है। इस प्रकार से उबलता पानी जो भाप होता है उस भाप से पकाया जाता है, और उस भाप से पकाया हुआ भोजन जो होता है स्वादिष्ट और कैसा होता है, सुपाच्य होता है। अक्सर आपने कभी ट्राई भी किया होगा, ठीक है ना? सभी लोग बताइएगा। अब बात कर रहे हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड जो है काटने के लिए सबसे अच्छी सामग्री होती है? अब देखिए, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे पूछा जा रहा है, और इनमें से हमें ये भी देखना है कि बोर्ड काटने के लिए सबसे अच्छी सामग्री को भी चयन करना है। तो पहला आपके ऑप्शन दिए गए वुड अर्थात लकड़ी की बात कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन दिया गया प्लास्टिक या एक्रिलिक की बात कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन दिया गया कांच ग्लास की बात कर रहा हूँ। चौथा ऑप्शन वेलक्रो दिया गया। इन चार, ये बहुत ही टिपिकल भैया क्वेश्चन है, ये साइंस का बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, और ऐसे ही लेवल में आने वाले आपके एग्जाम में हम आपको चयन परीक्षा में अव्वल दिलाने वाले हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए बेहतरीन तैयारी चल रही है। नोटिफिकेशन आने दीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपकी ऐसी धुआंधार क्लास आने वाली है, ताकि सिलेक्शन का रास्ता आपको वाकई में दिखने लगेगा कि वाकई में ऐसी तैयारी करेंगे चयन परीक्षा में अवश्य अव्वल आएंगे। तो सब धैर्य बनाए रखना है, और धैर्य के साथ ही जीत मिलती है। तो आइए प्रश्न को सटीक उत्तर हम समझते हैं, जानते हैं, और आप लोगों से भी फीडबैक जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा की वजह से इनमें से कौन सा बोर्ड काटने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है? सभी लोग बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं खाद्य सुरक्षा एक शब्द दे दिया गया ना, इसमें जो लकड़ी होता है विशेष रूप से दृढ़ लकड़ी जो होती है, दृढ़ मतलब मजबूत जो लकड़ी होती है। प्लास्टिक जो होता है जो कटिंग बोर्ड के लिए अच्छी मानी जाता है, प्लास्टिक भी अच्छा माना जाता है कटिंग बोर्ड के लिए। तो लकड़ी के कटिंग बोर्ड विशेष रूप से एंड ग्रेन लकड़ी होता है, साफ करने में कीटाणु रहित करने में आसानी होता है, और चाकू के लिए भी कोमल होता है। और प्लास्टिक कटिंग जो बोर्ड होता है वह टिकाऊ होता है, इन्हें डिश वाशर से भी धोया जा सकता है। तो लकड़ी से ज़्यादा मुझे लगता है प्लास्टिक वाला ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्लास्टिक जो सब दिया गया है, प्लास्टिक और एक्रिलिक जो ऑप्शन दिया गया है वह बेहतर यहाँ पे ऑप्शन हो जाना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? सभी लोग ये भी आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। आइए हम बात करें प्रश्न की कि कृषि दर्शन कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया? कृषि दर्शन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1962, 1965, 1967 या 1963? किस वर्ष शुरू किया गया? जी हाँ, सभी लोग थे। दृश्य कार्यक्रम की बात करूँगा, तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा।
जी हाँ साथियों, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा गया है। कृषि दर्शन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? अभी समय ले लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको समय न देना पड़े। सभी लोग जानते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम की जब भी बात की जाती है, एक याद रखेगा 26 जनवरी। 26 जनवरी का दिन हमें याद आता है। 26 जनवरी 1967 की मैं बात कर रहा हूँ। यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होता था, जो किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करना के सबसे बड़ा माध्यम माना जाता था। कृषि दर्शन कार्यक्रम, इसे भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले टेलीविज़न कार्यक्रमों में से एक माना जाता है, कृषि दर्शन कार्यक्रम, और इसी के माध्यम से किसानों को पता चलता था। तो शुभारंभ 26 जनवरी 1967 को हुआ। ये डेट, ये समय याद रखेगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, हम अगले प्रश्न की यहाँ पे ध्यान दें कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो इसरो के साथ गगनयान मिशन में शामिल नहीं हुआ है? सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो इसरो के साथ गगनयान मिशन में शामिल नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा संगठन जो इसरो के साथ गगनयान मिशन में शामिल हो। पहली बात तो आती है आपके सामने, क्या सामने ये बात आती है कि गगनयान मिशन क्या है? अगर आपके एग्जाम में आता गगनयान मिशन क्या है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये अगला मिशन है और इस मिशन से रिलेटेड जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे चयन परीक्षा में। ये मुझे लग रहा, अंदर से मेरी फीलिंग आ रही कि 1 नंबर का आने वाला है। गगनयान से रिलेटेड 1 नंबर का बस पूछा जाएगा। इससे थोड़ा डिटेल से भी हम क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन गगनयान की अगर बात करता हूँ, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हम बात कर रहे हैं इसरो की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। और इसरो से ऐसा प्रश्न आए आपके एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक मिशन है, इसका उद्देश्य है कि 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में मानव मिशन भेजकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। और आप सभी लोग जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2018 में, कब की बात है ये, 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान के नाम पर संबोधन पे बोला गया था। और पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 में भेजा जाना भी था और दूसरा मिशन 2021 के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते यह मिशन फिर असफल रहा, यानी विफल हुआ, सफल नहीं हुआ। अभी वो मिशन जारी है, उसको फिर डिले किया गया और ये मिशन जल्दी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में होने वाला है, ऐसा चर्चा, ऐसा खबर में आई हुई है। तो आप सभी लोग बने रहें, क्योंकि गगनयान से पढ़ लीजिएगा और आने वाले क्लास में गगनयान से पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। चाहे जापान का मिसाइल हो, चाहे आपके चीन का मिसाइल हो, चाहे यूएस का मिसाइल हो, आपके यूएस अमेरिका का मिसाइल हो, चाहे ईरान का मिसाइल हो, चाहे रूस का मिसाइल हो, सारे मिसाइलों का तोड़ मतोड़ के बताएंगे। क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आए भैया, कितना भी आपका पीवी का कितना भी जो एग्जामिनर है कितना भी सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, इससे बच के नहीं जा सकते। क्योंकि यहाँ पे वही प्रश्न आपको हम करेंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे। तो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का भी आप सभी लोगों को समझना है कि गगनयान मिशन के तहत मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन से पहले इसरो द्वारा कितनी मानव रहित अंतरिक्ष उड़ानें संचालित की जाएंगी? अब ये भविष्य फ्यूचर पूछ लिया भैया। यहाँ तो हमें जो बीत चुका हुआ है, जो वर्तमान में चल रहा है, वही आधा नहीं पता है। तो भविष्य का कैसे बताएंगे भैया? भविष्य का बताना है, क्योंकि ये 2027 की बात चल रही है। और आप सभी लोग जान लीजिए कि गगनयान मानव मिशन में पहले इसरो ने द्वारा 2 मानव रहित अंतरिक्ष उड़ानें जो है संचालित की जाएंगी। पहले क्या किया जाएगा? 2 मानव रहित अंतरिक्ष जो है उड़ानें संचालित की जाएंगी। और ये मानव रहित उड़ानें गगनयान कार्यक्रम का हिस्सा होगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपके लिए। और इसका उद्देश्य यही है कि 2027 में मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। तो पहले 2 जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, जिसे हम NRSC बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, या चौथा ऑप्शन दिया गया चेन्नई। चारों में से कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र NRSC कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा। तो इसका जिक्र हमारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2022 में, मुझे लगता है इससे रिलेटेड पूछा गया था जहाँ तक, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर सारे सॉल्व किए थे, तो मुझे पता है ये प्रश्न 2022 में आया हुआ, 2024 में आया हुआ।
यानी 2 बार रिपीट हो गया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और हैदराबाद ऑप्शन सही कर लेना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि सन वाले होते हैं भैया बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें इनको याद करना पड़ता है, हमें इनको पढ़ना पड़ता है। जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं, A to Z जानेंगे नहीं, और यहाँ पे केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। क्योंकि अक्सर हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। तो सुनने के साथ साथ अपने दिमाग में बैठाना है, और हो सके तो नोट्स बनाते चलिएगा। क्योंकि दिमाग जो हमारा होता है, कहते हैं कि तू लिख तो सही भैया, तू एक बार लिख तो, फिर इसके बाद भूल के मुझे दिखा, इसके बाद मैं भूल जाऊं तो मुझे बताना। तो दिमाग ये ऐसा होता है, दिमाग को जितना ज़्यादा जो चीज़ लिखेंगे, दिमाग बिल्कुल दिमाग में A to Z बैठ जाता है, और वही एग्जाम में हाल में काम आएगा, याद रखिएगा। तो लिखते जाइए, हंसते जाइए, मुस्कुराते जाइए, और तैयारी जारी रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की अगर मैं बात करता हूँ, इसका 60 रूप में नाम है NIOT, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, अर्थात 1993 में किया गया था। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी स्वरूप में स्थापित किया गया था। तो किससे रिलेटेड आता? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये है, 1993 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और भी आपको इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट यह है कि क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न को, बहुत अच्छे तरीके से जानते पहचानते हैं कि पृथ्वी के पास नहीं है। तो पृथ्वी के पास भैया तो प्राकृतिक उपग्रह है, एक चंद्रमा है कि नहीं है? सभी लोग बताइए। अच्छा भाई, सभी लोग ये कमेंट कीजिएगा कि पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, ये आपको कमेंट करके बताना। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। और अगर यह पूछा जाए कि छल्ले या रिंग हैं, तो भैया नहीं है, क्योंकि यह केवल मंगल ग्रह में वलय, वलय आपने नाम सुना होगा ना, वलय, वलय को ही हम रिंग या छल्ला बोलते हैं। तो यह मंगल ग्रह की ओर डिनोट करता है। तो अगर वलय छल्ला का जिक्र हो रहा है, अगर मंगल ग्रह दिया गया है, तो फिर आपको अमंगल ग्रह करना। लेकिन यहाँ पे कि पृथ्वी के पास क्या नहीं, तो पृथ्वी के पास छल्ले या रिंग नहीं है। तो केवल 2 वाला ऑप्शन देखिएगा, हमारा जो B ऑप्शन दिया गया है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो सबसे धीमी गति से घूमता है? रोटेशन, घूमना मतलब क्या होता है? रोटेशन होता है ना। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा, छोटे जब रहे होंगे तो हम साइकिल के जो पहिया होता है ना, उसको चलाया करते थे, उसको घुमाया करते, एक डंडा लिया करते थे, उस पहिया को चलाया करते थे, ठीक है ना। तो उस पहिया को क्यों चलाते थे? हमें मज़ा आता था। पहले का गेम यही होता था, आज का गेम नहीं कि लूडो बैठ जाएं, बट टुक टक करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। केवल यहाँ पे आंखों की रोशनी जाती है और कुछ नहीं जाता है। और पहले गेम हमारा मेंटली और आपका फिजिकली दोनों चीज़ें स्ट्रांग होती थी। तो इनमें से अगर ग्रह अगर पूछा जा रहा है, तो ग्रहों की बात करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रहों में अगर हम सबसे धीमी गति से घूमने के रोटेशन की बात करते हैं, तो शुक्र ग्रह आता है, ठीक है ना। सभी लोग समझ जाइएगा, सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुक्र और अरुण ग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगर विपरीत दिशा आता है, शुक्र और अरुण, क्या याद रखिएगा, आपका शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये क्या करते हैं? ये विपरीत में घूमते हैं। अगर ऐसे प्रश्न पाए तो आपको जानना है। और बृहस्पति सबसे तेज घूमने वाला, अगर मान लीजिए तो धीमा दे दिया गया। अगर यही प्रश्न आ गया कि भैया ये बताइए, मेरे सभी प्यारे भविष्य के शिक्षकों, ये बताइए, अध्यापक अध्यापिकाओं, ये बताइए कि ये बताना कि पृथ्वी सबसे धीमी गति से घूमने वाला तो पूछ लिया गया, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रहों का नाम बताइए। तो कौन सा ग्रह घूमता है? तो आपका जवाब होना चाहिए बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे तेज घूमने वाला भी है। तो विपरीत दिशा पूछा जाए तो शुक्र और अरुण ग्रह की जिक्र होगा। सबसे तेज अगर आता तो बृहस्पति है, क्योंकि यह 10 घंटे के कम समय में भी एक चक्कर लगा लेता है। जी हाँ, 10 घंटे के, अगर पूछा जाए कि बृहस्पति एक चक्कर कितने घंटे में लगाता है, तो 10 घंटे में लगा लेता है। और अगर शुक्र ग्रह की बात आती है तो 243, याद रखिएगा, 243 पृथ्वी दिवस इसको लगते हैं, शुक्र ग्रह को एक पूरा चक्कर लगाने में। और अगर यह प्रश्न आए कि अधिकांश जो ग्रह होते हैं वे किस दिशा की ओर घूमते हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो अधिकांश ग्रह कैसे होते हैं? पश्चिम से लेके पूर्व की ओर घूमते हैं। अधिकांश ग्रह क्या होंगे? पश्चिम की दिशा से
किस ग्रह की ओर घूमते हैं? पूर्व की ओर घूमते हैं, याद रखिएगा, सभी को समझना अच्छे तरीके से। जिसे इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिम से पूर्व की दिशा और घूमने वाले ग्रहों को क्या बोला जाता है? वामावर्त बोला जाता है। कौन सी दिशा बोली जाती है? वामावर्त दिशा बोली जाती है, याद रखिए, ठीक है ना। अब बताइए, एक ही प्रश्न से हमने 8-10 चीजें बता दी। अब बताइए कहाँ से छूट के जाएगा भैया आपका सिलेक्शन, ये तो बता दीजिए। छूट के जाएगा क्या? कतई नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हवा, पानी, जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? हवा, पानी, जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों का टूटना, क्या वह आपका प्रकाश संश्लेषण कहला जाएगा? तो क्या चट्टानों को टूटने को प्रकाश संश्लेषण कभी आपने नाम सुना है? कतई नहीं सुना होगा, बिल्कुल नहीं सुना है। अपक्षय मतलब होता है कमी। जी हाँ, अगर मान लीजिए कोई मिट्टी है, पानी है, जलवायु है या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा चट्टान टूट जाती है, मिट्टी खिसकती है। आपने उत्तराखंड में देखा होगा, अक्सर जो है पहाड़ का पहाड़ पूरे ढह जाता है, ठीक है, बह आता है पानी के साथ, तो इसको हम अपक्षय बोल सकते हैं। अर्थात जो पानी, जलवायु, अन्य जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा मिट्टी और चट्टानों का जो कटना, यहाँ पे चट्टान दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि चट्टानों का टूटना यहाँ पे अपक्षय की कैटेगरी पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपक्षय इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आपका दिया गया है कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा क्षेत्र किसके कारण खारा हो रहा है? क्या वह आपके वनीकरण के कारण हो रहा है, अत्यधिक सिंचाई के कारण हो रहा है, या आपके भूजल के कारण हो रहा है, या आपके भारी वर्षा के कारण हो रहा है? आप किसको डिनोट करेंगे? आप किसे सही मानेंगे? आपको कमेंट करना है, आपको तय करना है। देखिए, भारत की अगर हम बात करते हैं, हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, अत्यधिक सिंचाई हो जाती है, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान हमारा मध्य प्रदेश राज्य भी है, ठीक है। तो भूमि के एक बड़ा हिस्सा है जो लवणता अर्थात खारापन के कारण खराब हो रहा है, और यह समस्या मुख्य रूप से खराब सिंचाई जो पद्धतियां हो रही हैं, अत्यधिक सिंचाइयाँ हो रही, इनके कारण हो रहा है। क्योंकि इनके कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसमें क्या है, लवण जो है जमा हो रही है, यानी खरापन, ऊपर मिट्टी में खरापन आ रहा है, ठीक है ना, लवण जो है ऊपर की मिट्टी पर जम जा रही है। तो खराब सिंचाई की पद्धतियाँ होगी, अत्यधिक सिंचाई की पद्धतियाँ होंगी, भूजल का अत्यधिक उपयोग होगा तो भी ये चीज़ें होगी, समुद्र जल का अगर प्रवेश हो रहा है तो भी आपका लवणता की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों को समझना है, पढ़ते जाना है, सिलेक्शन की तैयारी करते जाना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? चूहों और कीड़ों जैसे कीटों से बचाने के लिए अनाज का बड़े पैमाने में भंडारण किया जाता है। क्या भूमिगत कक्ष, भंडार गृह कक्ष, कौन सा होगा? दो ऑप्शन दिए गए। देखिए, अनाज को कीड़ों और चूहों जैसे कीटों से बचाने के लिए एक बड़े पैमाने में भंडारण तो होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये भंडारण साइलो और बड़े भंडार गृह में किया जाता है। बड़े भंडार, अब देखिए, साइलो मतलब भूमिगत कक्ष को हम क्या है, साइलो बोल सकते हैं, और जो भंडार गृह है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रानरी बोलते हैं, ग्रानरी। तो दोनों चीज़ें सही हैं, अर्थात चूहों और कीड़ों जैसे कीटों से बचाने के लिए अनाज का बड़े पैमाने में जो भंडारण किया जाता है वह भूमिगत कक्ष और आपके भंडार गृह अर्थात ग्रानरी दोनों में किया जाता है। दोनों में किया जाता है, तो देखिए दोनों में किस में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ए सी ऑप्शन जो दिया गया है, 1 और 2 दोनों वाला सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, गोदान किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, तीन ही ऑप्शन में हम चयन कर लेंगे। देखिए, अब आपका जवाब होगा, प्रश्न होगा कि सर ईवीएस में हिंदी के रचयिता का नाम कैसे आ गए भैया? ये ईएसवी कर क्या रहा है, ये करने वाला क्या है? ईएसवी सही कर रहा है, आपको केवल समझने की ज़रूरत है। देखिए, गोदान किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है, गा से गोदान, माँ से मुंशी, याद रखिएगा, क्योंकि गामा, गामा क्या है, स्वर होते ना, सारे गामा आपने नाम सुना होगा, गा आता है फिर बाद में माँ आता है, तो गा पहले गोदान आ गया, माँ से मुंशी आ गया, दोनों चीज़ों का संबंध है, ठीक है, सुरों का संबंध है। तो ये याद रखिएगा, जो गोदान के प्रसिद्ध लेखक पूछा जा रहा है तो आपको मुंशी प्रेमचंद करना है। अगर ये पूछा जाए कि भैया ये आपका इसमें ईवीएस में क्या कार्य है इसका, तो ईवीएस में कार्य है, क्योंकि जो ये गोदान लिखी गई है ना दोस्तों, ये गोदान आपके कृषि से संबंधित है। ये कहीं ना कहीं, पहली बात तो गोदान आपकी एक उपन्यास हो जाती है, ये भी याद रखिएगा, हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी में आपके भी आना।
तो गोदान का अगर जिक्र होता है तो मुंशी प्रेमचंद, और यह कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इसलिए पूछा गया है क्योंकि यह कृषि संस्कृति का महाकाव्य, अगर प्रश्न आए कृषि संस्कृति का महाकाव्य किसे माना जाता है तो गोदान याद रखेगा, या कृषि संस्कृति का महाकाव्य किसने लिखा तो मुंशी प्रेमचंद याद रखेगा। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपके बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया है। किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रन बनाए? देखिए वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और कोई नहीं, रिकी पॉन्टिंग की बात हो रही है। रिकी पॉन्टिंग के अगर देखें, इन्होंने टोटल 168 टेस्ट मैच खेले हैं। कितने मैच खेले हैं? 168 मैच इन्होंने टोटल खेला है। 168 मैचों में इन्होंने 13,378 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं? 13,378 रन इन्होंने बनाया है। और इसके बाद अगर नाम आता है तो स्मिथ का नाम आता है। अगर इन्होंने शतकों की बात तो टोटल इन्होंने 41 शतक लगाए रिकी पॉन्टिंग ने। कितने लगाए? 41। इसके बाद फिर आपका किसका नाम आता है? स्मिथ का स्थान है क्या? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद स्टीव स्मिथ का नाम आता है। तो पहले हम रिकी पॉन्टिंग की बात करेंगे, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिकेट में स्क्नोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? बाउंड्री या छक्का का पता लगाना, नो बॉल का पता लगाना, या आपके रन आउट की जांच करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? सभी लोग बताइएगा। देखिए आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि क्रिकेट में स्क्नोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। क्रिकेट में जो स्क्नोमीटर का उपयोग किया जाता है वह साउंड के लिए किया जाता है। अगर आपसे देखता होगा जब रिप्ले लिया जाता है ना, रिव्यू लिया जाता है, तो उसमें देखते होंगे बैट और गेंद के बीच एक देखा जाता है स्लो मोशन करके। स्लो मोशन करने के बाद फिर उसमें एक देखा जाता है एरर, आवाज़ आएगी तो वही चेक किया जाता है। ये स्क्नोमीटर होता है, वही बताता है, आवाज़ साउंड को चेक करता है कि बैट जो है, बैट में गेंद टकराई है नहीं टकराई। अगर टकराई है कैच हुआ तो आउट हो जाएगा, नहीं टकराई हुई है अगर कैच दे दिया गया है तो नॉट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सा ऑप्शन हम चयन कर लेंगे? हमें ऑप्शन यहाँ पे चयन करना है जब गेंद बल्ले से गुजरती है तो उसका ध्वनि पता लगाने के लिए आपके स्क्नोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन यहाँ पे दिया गया है कि परियोजना पद्धति के स्वनिर्देशन तत्व से बच्चा कैसे सीखेगा। अब देखिए परियोजना पद्धति ये कहीं ना कहीं हिंदी में ज़्यादातर पूछी जाती थी, EVS में भी अब आने लगा, ये ध्यान रखना है। परियोजना पद्धति के स्वनिर्देशन तत्व से बच्चा सीखता है सुधार के, आविष्कार के, ज्ञान का सक्रिय में अनुवाद करके। तो आप ये खुद सोचिए, मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ भी एक भी नॉलेज आपके पास नहीं है, तब आप खुद सोचिए जब हम यहाँ पे परियोजना पद्धति की बात कर रहे हैं और स्वनिर्देशन तत्व, ये भी ध्यान रखिए कह दिया गया स्वनिर्देशन मतलब स्वयं के द्वारा जो निर्देशन तत्व है, तो बच्चा कैसे कि सुधार करके, भैया मान लीजिए ए कैसे लिखा, कभी टेढ़ा लिखा कभी गोला लिखा, तो उसको बताएंगे सुधार करेगा, तो सुधार करके भी लिख सकता है, ये भी सीख सकता है, ये भी एक तत्व हो जाएगा। दूसरा आविष्कार करके कुछ खुद करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आप खुद आविष्कार करके सीखते हैं, तो ये भी एक स्वनिर्देशन तत्व हो जाएगा। फिर ज्ञान का क्रिया में अनुवाद कर देना, ये भी स्वनिर्देशन से बच्चा सीखता है। तो कहीं ना कहीं परियोजना पद्धति के अकॉर्डिंग देखा जाए ये तीनों स्वनिर्देशन तत्व जो है बच्चा सीख सकता है। तो तीनों वाला ऑप्शन हमें देखना है, समझना है, तीनों वाले ऑप्शन को हमें सही करना है। तो डी ऑप्शन को चयन करने के बाद बढ़ेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी का इम्पोर्टेंट है कि इनमें से कौन चर्चा के रूप में है? क्या आपका पैनल चर्चा, आयोजन चर्चा, गोल मेज चर्चा या मंच वार्तालाप? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन से चर्चा के रूप में है? और मैं कहता हूँ ये EVS पेडागॉजी का बेस्ट प्रश्न है भैया। चर्चा शब्द का अर्थ ही होता है बातचीत या बहस करना। अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो भी चर्चा है, अगर दो नेताओं को जब बहस होती है वो भी एक चर्चा ही होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोग किसी विषय पर अपने विचार या राय जानकारी साझा करते हैं उनको चर्चा कहा जाता है। और चर्चा कई रूपों में होती है, कभी औपचारिक रूप में बहस हो सकती है या अनौपचारिक रूप में हो सकती है या समूह चर्चा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कई प्रकार के हो सकते हैं, संगोष्ठी हो गया, कहीं संगोष्ठी चर्चा हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, समूह हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, कई तरीके से होते हैं। अब ऑप्शंस कह रहा है कि कौन कौन से आपके सही होने वाले हैं, आपके ऑप्शंस दिए गए।
तो हम सभी लोग जानते हैं, अगर चर्चा की बात करें तो पैनल चर्चा के द्वारा भी ये चर्चा का रूप कहलाएगा। अगर कोई चीज़ आयोजन किया जा रहा तो वहाँ भी चर्चा, तो ये भी हो जाएगा। गोल मेज भी हो जाएगा और मंच वार्तालाप, ये चारों हो जाएंगे। तो चारों वाला ऑप्शन हमें देखना है और सही कर लेना है। बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, ये भी बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि जीवों के समूहों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है। तो कहीं ना कहीं इसको हमने अभी तक इकोलॉजी पढ़ा है। क्या हमने पढ़ा है अभी तक कि जीवों के समूह में उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहलाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, इकोलॉजी अभी तक हमने पढ़ा है भैया। अब देखते हैं ईएसबी ने क्या क्या ऑप्शन दिया है। ईएसबी ने नृ विज्ञान दे दिया गया। ये हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, संकलन की बात करेंगे, एंथोलॉजी की बात कर रहे हैं, व्युत्पत्ति की बात करेंगे, आपके एटिमोलॉजी की बात की जा रही है, और चौथा है आपका संपारिस्थिकी, जिसे हम सिनकोलॉजी बोलते हैं। तो सिनकोलॉजी में इकोलॉजी छिपा हुआ है। सिनकोलॉजी में इकोलॉजी छिपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर इकोलॉजी नहीं है तो यहाँ पे हमें इकोलॉजी समझ में आ रहा है, तो डी ऑप्शन को चयन कर लेंगे और बढ़ेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। आइए बात कर लेंगे अगले प्रश्न की। देखिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप और हम नहीं जानते कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए और कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन से प्रश्न बना के आपसे पूछ लिया जाए। तो ये आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन प्रक्रिया में भाग लेने वाले बच्चों का लाभ नहीं है। अब निगेटिव नकारात्मक प्रश्न वाले पेडागोजी में तो पूछे ही जाना है। अब ये तो भैया उनका एक वो बन गया, लॉजिक बन गया है कि निगेटिव नकारात्मक वाले पूछना है, तो उसी तरह से हमें प्रिपेयर और तैयार भी रहना है। तो कौन सा आकलन प्रक्रिया में भाग लेने वालों का लाभ नहीं है। यह बच्चों को जवाबदेही सिखाता है, यह बच्चों के लिए अपने शिक्षकों की आलोचना करना आसान बनाता है, या यह उन्हें मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करता है, या कह सकते हैं यह बच्चों के सहयोगी अधिगम को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए प्रोत्साहन का जिक्र हुआ है, तो प्रोत्साहित कर रहा है तो ये अच्छी बात है, इसको तो हम निगेटिव नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्रोत्साहन की बात की जा रही है। और स्वयं के मूल्यांकन करने की क्षमता अगर किसी में है तो ये भी बेस्ट है। अगर बच्चों को जवाबदेही सिखाता है ये भी बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड ऑप्शन है हमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आलोचना करना, बुराई को आसान बनाना क्या कोई अच्छी बात है। सभी लोग बताइए, क्या अगर बच्चे जो है शिक्षकों की आलोचना का बना रहे हैं, अगर बच्चे जो है शिक्षकों की बुराई कर रहे हैं तो क्या वह सही बात है। बिल्कुल कतई हम सही बात नहीं हो सकती पेडागोजी में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि यह आकलन प्रक्रिया में भाग लेने वाले बच्चों का लाभ बिल्कुल नहीं माना जाएगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 के अंतर्गत आता है। ऐसा वेब बताइए जो 2.0 के अंतर्गत आता हो। आपके स्क्रीन पर हमारा प्रश्न दिया गया है। क्या भाई आपका ईमेल हो जाता है, क्या आपका गूगल दस्तावेज हो जाएगा, क्या आपका यहाँ पे फेसबुक हो जाएगा, या आपका स्थिर व्यक्तिगत वेबसाइट हो जाएंगे। देखिए जब भी प्रश्न में वेब 2.0 के अंतर्गत आपका ईमेल आएगा, गूगल डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, यानी गूगल दस्तावेज आ जाएंगे, और आपका फेसबुक आ जाएगा, लेकिन आपका स्थिर व्यक्तिगत वेबसाइट आपकी नहीं आएगी। क्या आएगा, स्थिर जो है व्यक्तिगत वेबसाइट बिल्कुल नहीं आएगी। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि क्या नहीं आता है, तो आपका स्थिर व्यक्तिगत वेबसाइट नहीं आता है। तो यहाँ पे हम 30 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया, आपके पेपर को कंप्लीट किया। आई होप बेहतर तरीके से आपने समझा होगा और आप लोगों ने फीडबैक भी दिया होगा, और आने वाली क्लासेज इससे भी बेहतरीन होने वाली है। एक लेवल अप डेली होने वाला है, और ऐसा डिटेल के माध्यम से क्लास लाने वाले हैं, ताकि आपका जो सपना है, आपके जो माता पिता का सपना है, वो 101% पूरा हो। और अक्सर जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लेना चाहिए, और अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास करता हूँ ये लाइन याद रखिएगा कि अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिएगा। विश्वास रखिएगा आपके सपना साकार अवश्य होगा, माता पिता के सपना साकार अवश्य होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का।